नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन का प्रथम भाग लेकर। सुनिएगा। हमारे गांव से थोड़ी ही दूर आग्नेय दिशा में वह दिखाई पड़ता है गांव खैरपुर। वैसे तो खैरपुर में मेरे गांव से छोटा है, किंतु स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ एक से एक बड़े जमींदार रहते थे। कोई एक गांव का, कोई 2 गांव का, कोई 3 गांव का। सबके अपने अपने कोठे थे जिनमें तत्कालीन वैभव विलास की समस्त सामग्री उपलब्ध रहती थी। हर जमींदार अपने को छोटा मोटा राजा समझता था। सबकी अपनी अपनी धमक थी, अपनी अपनी ठसक थी, अपनी अपनी हनक। सबके अपने अपने आसामी गांव में बटे थे जो हमेशा जमींदार को हाँ हुजूरी, छप्पर छानी, लेस पोत, खेत खलिहानी, झाड़ बुहार और बेट बेगार में लगे रहते थे। वे उन्हीं की खेती करते थे, फिर भी जमींदार लोग उनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उन पर खामखां हुक्म चलाना इन भौमिकों की आदत में शुमार था। गाली गलौज से लेकर मार पिटाई तक कर देने की घटनाएं अक्सर हो जाया करती थी। भले ही कोई काम ना हो, लेकिन बेकाम का काम पैदा करके उसमें आसामी को उलझाए रखना इनकी फितरत थी। अपने आसामी का सम्मानजनक नाम लेना ये अपना असम्मान समझते थे। युवा पुत्रों के सामने पिता को और पत्नी के सामने पति को अरियाकर बुलाना इन्हें संस्कारों में मिला था। भले ही किसी का कोई रिश्तेदार आया हुआ हो, उसके सामने तो आसामी से अबे तुबे कर बतियाना इनके स्वभाव का अंग था। उदाहरण के लिए जयलाल तेली कहीं जा रहा होता और उसकी नज़र उस पर पड़ जाती, तुरंत आवाज़ लगाते, ओरे जेलुआ। जयलाल अपनी भूखी गाय के लिए घास काटने जा रहा था, इसीलिए ठाकुर की नज़र से बचना चाहता था कि कहीं देख न ले, किसी काम में उलझा न ले, लेकिन नहीं बच पाया। अब झेंपते हुए बोला, हाँ काका। काका के बच्चे। ठाकुर ने दांती पीसी। छुप छुप के निकले जा रहे थे हरामी के पिल्ले। मार मार के जूते तेरी चांद ठोस कर दूंगा, कमीने कहीं के। काम बताओ काका। जयलाल डरता डरता ठाकुर की एक तरफ बढ़ता जा रहा था। पास आओगे तभी तो काम बताएंगे, ससुरे नमक हराम। ठाकुर ने फिर शब्दों के चाबुक से जयलाल की खाल उधेड़ते हुए कहा। जयलाल जब पास आया तो मुंह बिगाड़ कर बोले, अंदर से मोढ़ा उठा के बाहर रख दे। बस इतना सा काम था जयलाल के लिए। इसी प्रकार चुन्नीलाल जाटव के लड़के को अरे वो चुन्निया वाले कहकर उसकी आत्मा को लकुटिया छुला देते, यानी कि आसामियों पर सदैव इनकी बक दृष्टि बनी रहती। हाँ, इतना जरूर था कि एक जमींदार के आसामी को यदि दूसरा जमींदार प्रताड़ित करता तो उसे वह सहन नहीं कर पाते और अपने आसामी का पक्ष लेकर उस जमींदार से भिड़ जाते। गरीब रियाया का खून चूस चूस कर जमींदारों की जेबें रुपये पैसों से अघाई रहती थी। तिजोरियों को तो अजीर्ण बना रहता। अनाप शनाप आमदनी के पैसे से जमींदार लोग खूब अलल्ले तलल्ले करते। इनके कोठों पर नित्य नए जश्न मनते रहते। पतुरियों की अदाकारी से लेकर पुरुष नर्तकों के नाच तमाशे का भी ये लुत्फ उठाते। नौटंकी का नक्कारा भी साल में कम से कम एक बार अवश्य बजता। होली दिवाली के उत्सव पर तो इनकी कामनाएं जवान हो उठती। दिवाली पर बड़ी बड़ी दरियां बिछ जाती। आसपास के अपने मेल जोल के धनाढ्य लोग भी आ जमते। घंटों जुआ होता, हजारों के बारे न्यारे होते थे। उस विशेष अवसर पर पुलिस का भी मौन समर्थन इन्हें मिलता रहता। बदले में उनका भी नेग उन्हें पहुंचा दिया जाता। होली की मिला भेटी के तुरंत बाद हरदोई, फतेहगढ़, कानपुर अथवा क्षेत्र की नामचीनी रंडी के नृत्य का आयोजन किया जाता। मसनद लगाकर और पान की गिलोरी मुंह में दबाए ठाकुर साहब उस रूपसी के रूप रस से अपने नेत्रों की प्यास बुझाते, उनके तरन्नुम से अपने कान तृप्त करते और उसकी अदाकारी की अदाओं पर फिदा होकर उस पर रुपयों की वर्षा करते। उसके अंग अंग पर नजरें गड़ाकर अपनी यौन लिप्सा में गुदगुदी पैदा करते। सुख संपन्नता, भाव और धन प्राचुर्य के कारण यौन तुष्टि के साधनों पर चिंतन करना और उन्हें जुटाने के उपक्रम करना इन भूस्वामियों का स्थायी भाव बन चुका था। जैसे संपन्न घरों के मनचले लोग घर के भोजन की एक रस्ता से उबरने के लिए कभी कभी होटल में महंगे लजीज व्यंजनों से अपनी स्वाद लिप्सा की तृप्ति कर लेते हैं, वैसे ही धर्म पत्नी सेवन की एक रास्ता को तोड़ने के लिए ये मनमौजी अपने आसामियों की बहू बेटियों पर तो डोरे डालते ही थे। किसी न किसी वैश्या से भी स्थायी संबंध बनाए रखते थे, जिससे वह इनकी इच्छानुसार इन्हें उपलब्ध रहे। इस अधिकार को वे अपने वैभव का अंग समझते थे।
किसी नृत्य महफिल में पहुंच जावे और नर्तकी उनके पहुंचते ही झुककर इन्हें मुस्कान भरा आदाब अर्ज कर ले, बस इसी से ये गदगद हो जाते। इसी को वे अपने गौरव में 4 चांद लगना मान लेते। कुछ ठाकुर तो इससे आगे की सीमा को भी स्पर्श कर लेते। अनाघ्रात कलिका से किसी अक्षत कौमार्यवती नवोड़ा अलहड़ पर्ण विलासिनी कन्या के साथ प्रथम समागम करके वे स्वयं को कृतकृत्य करते और इसके बदले उसे प्रचुर धन द्रव्य आभूषण देकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते थे। आजकल की भाषा में यही कहा जा सकता है कि वे उसे नवोदित गणिका के वेश्यावृत्तिक व्यवसाय का उद्घाटन करते थे। इस घटना को नथ उतराई कहा जाता था। इस कृत्य को संपादित करने वाले पुरुष अपनी उस नव भोग्या के आगे भी उसके योगक्षेम वहन करने का वचन भी देता था। नथ उतराई करने वाला व्यक्ति उस वैश्या पर अपने एकाधिकार की भावना भी रखता था और उसे उपपत्नी व्रत व्यवहार की अपेक्षा रखता था। जो ठाकुर एक या एक से अधिक वैश्या की नथ उतराई कर देता, उसकी मूंछ कुछ ज़्यादा ही ऊंची मानी जाती और इसे उसके वैभव की निशानी भी माना जाता था। खैरपुर गांव से संलग्न एक छोटी सी बस्ती और विकसित हो गई थी और ये बस्ती थी वैश्याओं की, जहाँ काम तृषा को तृप्त करने के लिए सदैव रूप यौवन का सरोवर लहराया करता था, जहाँ मांसल सौंदर्य की विपणन करने वाली अभिसारिकाएं नित्य नवीन श्रृंगारिक सज्जा के साथ गुलो गुलनार बनी रहती। रूप की धार पर सौंदर्य प्रसाधनों की धार सान चढ़ाकर ये अपने हुस्न के पहनेपन में निरंतर निखार बनाए रखती। ये बस्ती खैरपुर गांव की विभूति थी, आकर्षण का केंद्र थी। आकर्षण केवल इसी गांव के लिए नहीं, आसपास के अनेक गांव के लिए भी। जैसे मृत पशु पर गिद्ध मड़राया करते हैं, वैसे ही जिंदा गोश्त के बाजार में कामी जनों के झुंड मड़राया करते। इसी बस्ती में जैसे ही कोई नवीन कलिका प्रस्फुटित होती, उसे रूप यौवन का वरदान ज्यों ही मिलता, उनके विषय में चारों ओर चर्चाएं चलने लगती। उनके यौवन की निरंतर परिवर्तित और परिवर्धित होती स्थितियों पर इन भ्रमर वृत्ति वालों की नजरें जमी रहती और उनकी रंगीन कामनाओं का बाजार गर्म होता रहता। उम्र दराज वैश्याएं जो अपना रूप यौवन खो चुकी होती, अपने भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवोदित पीढ़ी को किसी नवोड़ा पर आशाएं एकत्रित करती, आशाएं केंद्रित करती, क्योंकि वही उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सिद्ध होगी। इसके लिए वे मनौतियाँ भी मनाती रहती। शायद इन्हीं मनौतियों का प्रभाव रहा होगा कि एक कन्या रत्न इनके हाथ आया। जोहराबाई, जो अब अधेड़ हो चुकी थी और जिसका रूप यौवन अब ढलने के कगार पर था, ने एक पुत्री को जन्म दिया और नाम रखा अमीरन। अमीरन यथा नाम तथा गुण वाली सिद्ध हुई। वह बचपन से ही बड़ी नजाकत और नफासत पसंद थी। रहन सहन, खान पान, बोल चाल, आचरण व्यवहार में एक विशिष्टता लिए हुई। अभी उसकी उम्र 7वीं 8वीं वर्ष में ही चल रही थी, लेकिन उसके शरीर की चमक और चेहरे की दमक कुछ अलग ही थी। कामुक विलासी जन अभी से उसमें अपनी कामनाओं की सिद्धि की संभावनाएं तलाशने लग गए थे, किंतु वह इन दूषित विचारों से नितांत अनभिज्ञ, निश्चल और निरीह स्वभाव वाली बालिका बनी हुई थी। कभी उछल कूद मचाती तो कभी खिलखिलाकर हंसती, कभी फलांगती कभी छलांगती। अभी तो उसे यह भी पता नहीं था कि वह ऐसे कुल परिवार में जन्मी है जिसका सम्मान शब्द से कभी कोई परिचय नहीं रहा, जिसे अपनी पिपासा के समन के लिए प्रेम का मृदु जल कभी नसीब नहीं हुआ, वरन वासना की तिक्त मदिरा से ही अपने हलक को सदैव तर करना पड़ा। एक दिन अमीरन लोटा डोर से अपने घर के सामने के कुएं पर जल भर रही थी। उधर से कान्हू जी निकले। उनकी नज़र अमीरन पर पड़ी। उनके भोले सौंदर्य ने उनका मन छू लिया। कान्हू जी स्वयं एक भावुक और गंभीर किस्म के युवक थे। गांव से कक्षा 8 उत्तीर्ण कर हरदोई में रुक्मांगद क्षत्रिय हाई स्कूल से कक्षा 10 उत्तीर्ण किया। आगे पढ़ने की व्यवस्था न थी, किंतु निरंतर स्वाध्याय में निरत रहने के कारण विज्ञान और चिंतन में प्रौढ़ता प्राप्त कर चुके थे। ज्ञान के उच्च स्तर तक उनके चिंतन की पहुंच थी। वे अपने पिता विजय सिंह के बड़े लाडले बेटे थे और विजय सिंह स्वयं उनको सम्मानजनक व्यवहार किया करते थे। कान्हू जी का पूरा नाम कन्हैया सिंह था, किंतु स्नेहवश लोग उन्हें कान्हू जी कहने लगे। कान्हू जी ने अमीरन की छवि में पता नहीं क्या आत्मीयता पाई कि पूछ बैठे, स्कूल नहीं जाती हो अमीरन? अमीरन ने लोटा जल्दी जल्दी खींचा, कान्हू जी की ओर देखा और फिर बड़े भोलेपन से बोली, स्कूल में क्या होता है? कान्हू बोले, स्कूल में पढ़ाई होती है, लिखाई होती है और खेलकूद होता है। और क्या?
और हम बताएं? अमीरन ने आंखें नचाते हुए कहा, हाँ बताओ। पिटाई होती है, कुटाई होती है। ये किसने तुम्हें बताया? बताया किसने? मैंने खुद कई बार देखा है। मुर्गा भी बनाया जाता है और कुकड़ों को भी बुलवाया जाता है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें मुर्गा नहीं बनाया जाएगा। कान्हू विनोद की भाषा में बोले, क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? अमीरन ने आंखें फिर नचाईं। तुम तो लड़की हो, इसलिए तुम्हें मुर्गा कैसे बनाया जाएगा? हाँ, मुर्गी बनाया जा सकता है। सुनकर अमीरन खिलखिलाकर हंस पड़ी। कान्हू जी भी दिल खोल कर हंसे। फिर अमीरन कहने लगी, अच्छा सच बताना, वहाँ चांटे नहीं मारे जाते, कान ताते नहीं किए जाते? कान्हू बोले, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी दुष्ट और शरारती, पढ़ने में मन न लगाने वाले बच्चों की डांट फटकार तो मिलती है, थोड़ी बहुत मार पिटाई भी कर दी जाती है, लेकिन तुम तो शरारती हो ही नहीं। हमारी अम्मी तो हमें स्कूल नहीं भेजती। अमीरन ने बाल सुलभ सहजता से कहा, क्यों नहीं भेजेंगी? कहाँ है तुम्हारी अम्मी? बुलाओ, मैं उन्हें समझा दूंगा। कहकर कान्हू जी मुस्कराए। सुनते ही अमीरन भागकर अंदर गई और उंगली पकड़कर जोहरा को बाहर ले आई और फिर इंगित करते हुए बोली, देखो अम्मी, कौन आया है। जोहरा ने कान्हू जी को देखा तो स्नेह सिक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए बोली, आओ बचुआ, यहाँ इस चारपाई पर आकर बैठ जाओ। वहाँ क्यों खड़े हो? मैं बैठने नहीं आया, कान्हू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। हुक्म करो ठाकुर। जोहरा ने वैसा सुलभ शिष्टता का परिचय देते हुए कहा, अमीरन को स्कूल क्यों नहीं भेजती? अरे कौन पढ़ाएगा इसे स्कूल में? घर पर ही उस्ताद से कुछ सीख लेगी। हम लोग इस काबिल तो है नहीं कि इसे स्कूल में भेज सकें। क्यों नहीं भेज सकोगी? क्या परेशानी है? कोई ज़्यादा फीस थोड़े ही पड़ती है। गांधी जी स्त्री शिक्षा पर कितना जोर देते हैं। आर्य समाज भी महिलाओं को जागृत करने का अभियान चला रहा है। स्कूल में इसे बैठने देंगे लोग पढ़ाएंगे भी कि नहीं? जोहरा ने शंका व्यक्त की, क्यों नहीं पढ़ाएंगे और क्यों नहीं बैठने देंगे? क्या घर जानी मनमानी है? स्कूल के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं और उनकी नज़रों में सब बराबर हैं। वह तो सरकार की संस्था है, यानी पूरी जनता की है। वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, कानून ने आश्वस्त किया। और खर्चा तो बता दिया, थोड़ी फीस पड़ेगी और 1-2 किताबें लेनी पड़ेगी। अभी साल भर में तो इसे पट्टी पर ही लिखना पड़ेगा। उस्ताद को भी तो फीस देनी होगी। फिर खाने का खर्चा करती हो और कपड़ों पर खर्चा करती हो, तो पढ़ाई पर क्यों नहीं करती हो? शिक्षा खाने और कपड़े से क्या कम जरूरी है? और फिर एक अर्ज भी है, मैं इसे तैयार कर देती हूँ, आप ही स्कूल में भर्ती करा दीजिए। मेरी बात वहाँ कौन सुनेगा? जोहरा के प्रस्ताव को सुनकर कान्हू जी थोड़ा हिचके। मन में सोचा, ये तो वही कहावत हुई, राह बताए सो आगे चले। लेकिन फिर विचार ने पलटा खाया। मन में बात आई कि देखो, ये तो पुण्य का काम है, किसी के जीवन का कल्याण का प्रश्न है, किसी का भविष्य दांव पर है। ऐसे में मुझे हिचकना नहीं चाहिए और संकोच भी नहीं करना चाहिए। ये कोई निंदित कर्म तो है नहीं जो हिचक हो। ऐसा विचार कर कान्हू जी ने जोहरा से कहा, ठीक है, 5 मिनट में मैं अमीरन को तैयार कर देती हूँ। ठीक है, कर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैश्याओं को वेश विन्यास और केश विन्यास में तो महारत हासिल होती ही है। अमीरन जब तैयार होकर बाहर निकली तो आसमान से उतरी नन्ही परी सी लग रही थी, दमकती और चमकती देह वाली चपल बालिका। कान्हू जी ने उसे अपने साथ लिया और चल पड़े विद्यालय की ओर। यद्यपि वे ये सोचकर सकचा रहे थे कि लोग देख रहे होंगे तो क्या न क्या कह रहे होंगे, देखो इस लड़के पर अभी से रंग चढ़ने लगा है। आजकल वैसे भी जमाना होम करते वक्त हाथ जलने का है, तिल को ताड़ करना लोगों के बाएं हाथ का खेल है। इन्हीं विचारों में डूबे संकोच से सने कान्हू जी लोगों की आंख बचाते हुए विद्यालय भवन में प्रविष्ट हुए। जाते ही उन्होंने पंडित रामलाल हेडमास्टर के पैर छुए। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, कैसे आए कान्हू जी, कोई काम है क्या? जी हाँ, लड़की का दाखिला करवाना है। जरूर, बड़ी अच्छी बात है, मंगाएं दाखिला रजिस्टर। रामलाल ने उत्सुकता दिखाई। हाँ, मंगा लीजिए, कहकर कान्हू जी एक खाली कुर्सी के ऊपर बैठ गए। हेडमास्टर ने मोती चपरासी को आवाज़ देकर दाखिल रजिस्टर मंगवाया। उसे खोला, कलमदान से कलम उठाई और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम? जी अमीरन। पिता का नाम? बस यहीं पर गाड़ी अटक गई। इस प्रश्न का उत्तर अज्ञात था। अमीरन क्या बोलती, उसने तो अब तक पिता का नाम नहीं सुना था। प्रसंग ही ऐसा कभी उसके जीवन में अब तक नहीं आया था। पिता के अस्तित्व का प्रश्न उठता। हालांकि अमीरन यह तो जानती थी कि बच्चों के माता पिता होते हैं, उसकी भी अम्मी है, लेकिन पिता का नाम जानने की जरूरत आज तक उसे महसूस नहीं हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, अतः कान्हू जी का मुंह ताकने लगी।
कान्हू जी असमंजस में थे। ऐसा प्रश्न उठेगा उन्होंने भी नहीं सोचा था। अतः थोड़ी देर तो वे अवाक खड़े रहे। फिर बोले, पंडित रामलाल के कान में फुसफुसाकर पूरी स्थिति बताई। सुनते ही रामलाल के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। उनकी स्निग्ध दृष्टि में कर्कशता व्याप्त हो गई। अभी कुछ क्षण पहले उन्होंने अमीरन को बेटी कहकर संबोधित किया था, लेकिन अब उसके प्रति उनके मन में घृणा और हिकारत के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचा था। उसे बेटी क्यों कह दिया, इस बात को लेकर वे अब मन ही मन पछता रहे थे। बोले, अच्छा तो ये समस्या है। फिर उन्होंने अमीरन से कहा, ये लड़की, जब तक तू उस नीम की जड़ में जाकर बैठ, हम लोग कुछ अभी बात करते हैं। सुनकर अमीरन सकुचाकर सहम कर नीम की जड़ पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तो स्कूल उसे अच्छा लग रहा था, अब काटने को दौड़ने लगा। मानसकार ने जो स्व अनुभव के आधार पर हित अनिहित पक्षी जाना लिखा है, एकदम सही है। यहाँ तक कि बकरा भी स्पर्श से ही जान लेता है कि वह उसके पालनहार का स्नेहिल स्पर्श है, यह कसाई का हिंस स्पर्श। मालिक के स्पर्श से ही वह प्रफुल्लित हो उठता है और कसाई का स्पर्श पाकर सहम जाता है। चरते हुए पशु की पीठ पर कौवे या बगले मजे से बैठे रहते हैं। छाया में बंधी भैंस की किलनी नोचने हेतु चिड़िया उनके सींगों पर आकर बैठ जाती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि उसे उस सींग से कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये मनुष्य के पास नहीं फटकती, क्योंकि शायद विधाता ने उनके कान में कह रखा है कि सबके पास जाना, लेकिन मनुष्य के पास मत जाना। बड़ा अविश्वसनीय प्राणी है, ये मतलब के आधार पर तुरंत पलटा खा जाता है। इसलिए मनुष्य से सभी पशु पक्षी दूर ही रहना चाहते हैं, तब भी वह उनकी नाक में दम किए रहता है। जब पशु पक्षियों को इतनी समझ है तो अमीरन तो मनुजा थी। हेडमास्टर की दृष्टि से उनके मनोभाव को वह तुरंत ताड़ गई। 5-6 मास का शिशु भी पहचान लेता है कि माता की गोद है अथवा अन्य किसी की। अमीरन को दूर बैठाकर रामलाल कान्हू जी की तरफ मुड़ गए और बोले, जहाँ तक मुझे मालूम है, वैश्या के बेटी बेटा का पिता का नाम जो है उस पर रुपया लिखा जाता है, लेकिन रुपया की तो कोई बात नहीं, रुपया कोई नाम तो हुआ नहीं। कान्हू जी ने रामलाल के प्रस्ताव पर असहमत जताई। तो फिर क्या लिखे? हेडमास्टर ने कलम कलमदान में रख दी और धोती के कोने से चश्मा साफ करने लगे। फिर थोड़ा जीभ दबाकर बोले, बच्चू, तुम काहे इस चक्कर में पड़े हो? क्यों इसे यहाँ भर्ती कराने पर तुले हो? तुमसे क्या मतलब? क्यों पंडित जी? क्यों क्या? ये तो स्कूल की अन्य लड़कियों को भी खराब कर देगी। सो कैसे? कान्हू के स्वर में उग्रता प्रवेश पा चुकी थी। पंडित बोले, रंडी की लड़की है जो अन्य लड़कियों को खराब नहीं करेगी, तुम तो जानते हो। तो यहाँ तो भले घरों की लड़कियाँ पढ़ती हैं। पंडित जी क्षमा करना। कान्हू थोड़ा आवेश में आए। ये मत कहना कि छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, मगर ये बताइए कि एक बुरी लड़की 20 भली लड़कियों को बुरा बना देगी और 20 भली लड़कियाँ एक बुरी लड़की को भला नहीं बना पाएंगी? ये भी तो सोचिए। अरे कान्हू जी, यही तो तुम जानते नहीं, बुराई अच्छाई की तरफ झुके उसकी अपेक्षा अच्छाई बुराई की तरफ जल्दी झुकती है। लगभग घूरते हुए रामलाल ने कहा, तो ये गलती किसकी है, बुराई की या अच्छाई की? शराब पीकर लोग बर्बाद होते हैं और ये गलती शराब की है या पियक्कड़ों की? दीप शिखा पर पतंगा जल मरता है तो ये गलत इसमें कौन है? दीप शिखा तो चलकर पतंगे के पास नहीं जाती कि पतंगा ही आकर उस पर मंडराता है। जहाँ तक वैश्या बनने की बात है, औरत को वैश्या बनने के लिए किसने बाध्य किया? उस वैश्या से अमीरन जैसी संतान को कौन जन्म देता है? हम और आप जैसे बगुला भगत जो धवल और निर्मल दिखाई देते हैं, किंतु अंदर से मलिनता से परिपूर्ण हैं। दिन के उजाले में जो भद्र व्यक्तित्व वाले प्रतीत होते हैं, रात के अंधेरे में वही वैश्या के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं और अमीरन जैसी संतानों को जन्म देने का हेतु बनते हैं। जब अमीरन मानव संतान है तो फिर इसे मानवता के अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं? शिक्षित होना क्या मानव का मौलिक अधिकार नहीं है? यदि है तो शिक्षा प्राप्त करने का स्थान विद्यालय ही तो है। इसलिए यदि यहाँ प्रवेश नहीं मिला तो ये अपना अधिकार पाने और कहाँ जाएगी? एक बात कहें गुरुजी, बुरा मत मानना, मनुष्य में यह दुर्गुण है कि किसी के द्वारा खींची लकीर से अपनी लकीर को बड़ा सिद्ध करने के लिए वह दूसरों की लकीर को घटाने की चेष्टा करता है, न कि अपनी लकीर को बढ़ाने की। दूसरों की नज़रों में स्वयं श्रेष्ठ लगे, इसीलिए वह सामने वालों को निकृष्ट सिद्ध करने का प्रयास करता है। आप जो अमीरन को हेय मान रहे हैं, उसके पीछे प्रकारांतर से आपकी चेष्टा स्वयं को, स्वयं के परिवार को और श्रेष्ठ और भद्र सिद्ध करने की है। लेकिन एक बात समझ लीजिए पंडित जी, दूसरों की त्रुटियों को रेखांकित करके
व्यक्ति दूसरों को हे भले ही प्रमाणित कर दे, किंतु ऐसा करके वह अपनी प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं कर पाता। इसे निश्चित मानिए। इतना कहते कहते कान्हू का चेहरा लगभग तमतमा गया। पंडित जी बोले, कान्हू जी, आप जो बात कहना चाहते हैं उसका मैं खंडन नहीं करता, ठीक ही कह रहे हैं आप। फिर आप क्यों चिंतित हैं? कान्हू ने रामलाल की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देखिए अमीरन तो अभी छोटी लड़की है, अभी से ये अन्य लड़कियों को दूषित कैसे कर पाएगी? अभी तो ये कच्चा लोहा है। आप अपने नियंत्रण में रखकर चाहें तो कसाई की छुरी बनाएं या किसान का हंसिया, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। आप यदि इसको अपनी देख रेख में रखें तो ये कैसे बिगड़ जाएगी और कैसे अन्य लड़कियों को बिगाड़ेगी। रामलाल कान्हू की बात गौर से सुन रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उसकी काट भी सोचते जा रहे थे। उसी समय उनके सहायक अध्यापक आत्माराम यादव जी वहां पर आकर बैठ गए। वे दोनों के बीच हो रही बहस सुन रहे थे, अतः उनके मन में भी समस्या को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उनके जाने से रामलाल का मनोबल बढ़ गया। बोले, सुनो बेटा कान्हू, हम सब इसके ऊपर नज़र रखकर नियंत्रण करने में जितनी ऊर्जा व्यय करेंगे उतनी ऊर्जा पढ़ाने में नहीं लगाएंगे तो सब बच्चों का और भी कल्याण होगा। पूरे समाज के कल्याण के लिए एक व्यक्ति का बलिदान करने में कोई हर्ज नहीं है। सो तो ठीक है पंडित जी। कान्हू जी बड़ी मुश्किल से अपने आवेश को नियंत्रित करते हुए बोले, आप कदाचित उस पुरोहित वर्ग के हैं जो यज्ञ अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए निरीह पशु की बलि दिया करते हैं। आज भी कुछ लोग बलि अथवा कुर्बानी प्रथा को बनाए हुए हैं, जिन्हें अपने कल्पित स्वार्थ के लिए निरपराध का गला काटने में कोई हिचक नहीं होती। लेकिन हिंसा करने वाले को कभी यश नहीं मिलता, जबकि हिंसा रोकने वाले भगवान तक की पदवी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि महात्मा बुद्ध, जिन्होंने यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया था, मेरी समझ में कोई विवेकी सहृदय भावुक व्यक्ति हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। नहीं कान्हू जी, हिंसा का तो मैं विरोधी हूँ। धार्मिक अनुष्ठान में अथवा स्वाद लिप्सा के लिए जो पशु हत्या होती है, मेरी दृष्टि में घोर पतित और नीच कर्म है। पंडित रामलाल ने ये बात कही। फिर आप इस अमीरन के प्रति हिंसक क्यों बन रहे हैं? कान्हू जी तपाक से कहने लगे, क्यों तरह तरह के उपदेश दे रहे हैं? हम खूब समझते हैं पंडित जी, आप उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप इस समय उपदेश देने की स्थिति में हैं। जरा सोचिए, अमीरन के स्थान पर अगर आपकी बेटी होती और वैसे ही दुदकारी जाती तो आप पर क्या बीतती? आप अमीरन में अपनी बेटी की छवि क्यों नहीं देखते? जहाँ तक ये कहना है कि अमीरन एक है, बहुतों के सामने एक ही उपेक्षा की जाती है, तो आप ये सोचना अनुचित है। एक महत्व ही नहीं है। राजा एक होता है जो लाखों जनगण पर शासन करता है। सेनापति एक होता है जो हजारों सैनिकों को नियंत्रित करता है। नींव की एक ईंट यदि खिसक जाए तो पूरी इमारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और गांव में एक व्यक्ति बिरलैल बन जाए तो पूरे गांव को नाको चने चबाए जा सकते हैं। एक मानसिंह अथवा एक सुल्ताना डाकू देखो कैसे आतंक फैलाए। अति महत्वपूर्ण कार्य सदैव एक व्यक्ति करता है, भीड़ नहीं। न्यूटन का क्या बहुत से थे, आइंस्टीन की क्या भीड़ थी, तुलसीदास कितने हुए। आज भी देख लो, जो एक काम एक गांधी करके दिखा रहे हैं, क्या कोई भीड़ कर पाई? गांव का एक सरपंच यदि अपने कर्तव्य से विरत हो जाए तो पूरे गांव का जीवन दूभर हो जाएगा। एक चाणक्य पूरे राज्य का विनाश कर सकता है। एक जयचंद पूरे देश की पराधीनता की बेड़ियों से जकड़न में भर सकता है। तो फिर आप किस आधार पर इसको उपेक्षणीय मान रहे हैं? रामलाल कान्हू जी की वार्ता से प्रभावित होते दिखे। सोचा, बड़ा बतकहा है ये। अभी कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन ज्ञान की कोई कमी नहीं। अतः थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सो तो सब ठीक है कान्हू जी, आपकी बात 16 आने सही है। अमीरन भी एक लड़की है, लेकिन एक वैश्या के संस्कार तो इसमें होंगे। रामलाल जी की बात सुनकर कान्हू जी की उत्तेजना और उग्र हो गई। वे तपाक से बोले, गुरुजी, वैश्या को तो आप लोगों ने बदनाम कर रखा है। वैश्या सीधे नरक से नहीं टपकती, न स्वर्ग से आती है। वह भी एक सामान्य स्त्री है। उसमें भी स्नेह, वात्सल्य, करुणा, प्रेम जैसे भाव अंतर्निहित होते हैं। वैश्या तो हमारे रुग्ण समाज में उसकी मजबूरियों का लाभ उठाते हुए बनाया जाता है। वास्तव में वैश्या को गलत रूप से देखने के ही हम आदी हैं। हम सदैव उसे वासना की दृष्टि से देखते हैं। उसके अंग अंग में कामुकता तलाश करते हैं। हमारे मनो मस्तिष्क में उसका भोग्य रूप ही समाया रहता है। और फिर वैश्या ही दोषी क्यों? क्या ये हमारा समाज दोषी नहीं है? विडम्बना तो यही है कि हम ही वैश्या का निर्माण करते हैं और फिर हम ही लोग उससे घृणा करते हैं। ये घृणा ज़्यादातर मामलों में दिखावटी ही होती है। सरकार के कानून
भी इसके प्रति क्रूरतापूर्ण है और इन्हीं कानूनों का सहारा लेकर पुलिस वाले भी इन्हें समय समय पर परेशान करते हैं। इनका तन और धन भी लूटते हैं, इन्हें प्रताड़ित करते हैं, बदनाम करते हैं। प्रेम और सहानुभूति तो इन बिचारियों पर को कभी भी नसीब नहीं होती। समाज में सम्मान तो इनके लिए मरुस्थल में पयोशनी के समान दुर्लभ है। बंध्या के खाते में प्रसव पीड़ा भले ही आ जाए, किंतु वैश्या के खाते में आदर तो कदापि नहीं। उसे तो सदैव व्यंग बाणों और फप्तियों से ही रूबरू होना पड़ता है। जब समाज इनके प्रति इतना निर्मम है तो यदि ये समाज के प्रति निर्मम बने तो इसमें इनका क्या दोष। लोगों में ये आम धारणा बनी हुई है कि वैश्या केवल मनोरंजन का साधन और वासना शमन की उपकरण है। समाज के लिए उसकी कोई सार्थक और सकारात्मक भूमिका नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है पंडित जी। वैश्याओं ने समय समय पर एक से एक उत्कृष्ट सामाजिक और राजनीतिक भूमिका निभाई हैं। कहो तो हम आपको बताएं। जैसे पंडित रामजाल जी ने प्रश्न उठाया। कानू बोले, एक ऐतिहासिक घटना सम्राट चंद्रगुप्त के समय की है। उस समय जब भारत पर यूनानियों का आक्रमण हुआ तो बड़ी विकट परिस्थिति चंद्रगुप्त के सामने आ गई और वह अपनी स्थिति इतनी मजबूत नहीं कर पाया कि जिससे यूनानियों से लोहा लिया जा सके। ऐसे में सभी राजाओं का एक सुदृढ़ संगठन बनाना बड़ा जरूरी था। चाणक्य के प्रयास से लगभग सभी राजा सम्राट की अधीनता में आ चुके थे, किंतु एक पर्वतीय राजा इसके लिए सहमत नहीं था। उनका कहना था कि मैं क्यों चंद्रगुप्त की अधीनता में आऊं, मैं किस बात में उनसे कम हूँ। ऐसी विकट परिस्थिति में एक वैश्या ने अपने वाक्पटुता, व्यवहार कुशलता और कला निपुणता से इस काम को अंजाम दिया था। क्या आप नहीं जानते? उनके प्रयास से ही ये पर्वतीय राजा भी सम्राट चंद्रगुप्त की सहायता से खड़ा हो गया। इतना आख्यान सुनकर कान्हू जी ने पंडित जी से पूछा, आप बताइए गुरुजी, उक्त गणिका किस प्रकार ये कही जा सकती है जिसने अपनी कुशलता से राष्ट्र के कल्याण हेतु इतना उत्कृष्ट कार्य किया? हाँ हेडमास्टर साहब, आत्माराम तुरंत बोल पड़े। कान्हू जी के विचार बड़े क्रांतिकारी प्रतीत हो रहे हैं। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। इनका आशय मुझे बड़ा पुनीत लगता है। यादव के समर्थन से कान्हू जी के मनोबल में वृद्धि हुई और उनका साहस बढ़ा। वे आगे कहने लगे, राजा भर्तहरि की कथा क्या आपने नहीं सुनी? एक सन्यासी ने राजा को अमर फल दिया और राजा ने वह फल अपनी प्रिय रानी को दिया और रानी ने छुपाकर फल वह अपने प्रेमी शहर कोतवाल को दिया और शहर कोतवाल ने वही फल अपनी प्रेयसी वैश्या को दिया। वैश्या ने सोचा कि मैं तो अहरनिश वासना के पंख में डूबी रहती हूँ, अतः ऐसे पतित जीवन को अमर बनाकर मैं क्या करूँगी? क्यों न मैं ये फल महाराज को अपने दे दूँ, जो हमारा सबका पिता के समान पालन करते हैं। ये सोचकर वह फल लेकर राजा के पास आई और राजा को अर्पित कर दिया। तो रानी की तुलना में गणिका के चरित्र का आकलन अब आप खुद ही कर लीजिए। लवंगी नामक गणिका का आख्यान भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसने एक पतिव्रता सा जीवन जीते हुए पंडित राज जगन्नाथ का आजीवन साथ निभाया। कहा जाता है कि उन दोनों के पवित्रतापूर्ण आदर्श जीवन से गंगा मैया भी अभिभूत हो गईं और उन दोनों को एक साथ ही अपने अंक में समेट लिया। उक्त कथानक को श्रवण कर रामलाल व आत्माराम दोनों चकित हुए और बोले, उन दोनों को गंगा मैया ने समेट लिया। कान्हू जी ने आगे फिर कहा, सुना तो यह भी है कि महात्मा गौतम बुद्ध अपनी तपश्चर्या के दिनों में गणिका के कथन से प्रभावित हुए। गणिका महात्मा बुद्ध की कठोर जीवनचर्या देखकर समझाने आई। अपनी वीणा के तार इतने ढीले भी मत करो कि बेसुरी बजे और इतने भी मत कसो कि टूट जाए। सिद्धार्थ ने जब उसका ये समाचीन उपदेश सुना तो और अपने जीवन में भली भांति अनुभव किया और आपने महात्मा गांधी की गणिकाओं और अपने महात्मा गांधी भी गणिकाओं से घृणा नहीं करते हैं। विद्याधरी नामक गणिका तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने नृत्य आयोजनों में देशभक्ति के गीत गाया करती है। अधिक क्या कहें, हम केवल वैश्या को ही मंगलमुखी कहा जाता है, यानी कि गणिका का दर्शन लोगों के लिए शुभकर है। आपने ये भी इतिहास में पढ़ा होगा, किसी कालखंड में आम्रपाली नामक गणिका संपूर्ण सत्ता का केंद्र बनी थी और नरेश इंद्रजीत सिंह की पालित वैश्या राय प्रवीण की राजनिष्ठा और वाक्पटुता का आख्यान भी आपने पढ़ा होगा, जिसने अपनी कुशलता से सम्राट अकबर को भी अभिभूत कर दिया। पूर्व काल में राजा को सिंहासन आरूढ़ करते समय उसके शरीर की शुद्धि की जाती थी और उसके कटिभाग को शुद्ध करने के लिए वैश्या के दरवाजे के सामने की मिट्टी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसा हमारे पौराणिक आख्यानों में भी लिखा है। वास्तव में हमारे समाज में गतानुगति व्यवस्था चलती है। एक बात चल पड़ी तो चल पड़ी।
उसके विश्लेषण हेतु बुद्धि का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी जाती। वैश्या का हमने केवल एक ही रूप देखा है और उसी को देखना हमें रुचिकर लगता है। यह प्रवृत्ति हमारे संस्कारों का अंग बन गई। चाणक्य की भांति राष्ट्र और समाज के लिए हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। आखिर वे भी हमारे देश की नागरिक हैं और हमारे ही समाज की अंग हैं। कुछ लोग ये धारणा बनाए रखते हैं कि एक वैश्या एक चरित्रहीन, लालची, कृतघ्न, अविश्वसनीय, तोता चश्म नारी होती है, लेकिन ऐसी धारणा सदैव सही नहीं होती। गणिका के हृदय में भी प्रेम तत्व विद्यमान रहता है। हम ही उसे खोजने और पहचानने का प्रयास नहीं करते। गन्ना बेगम का उदाहरण तो आप जानते हैं। गन्ना बेगम भी वैश्या की पुत्री थी, जो राजा सूरजमल जाट के युवा पुत्र के संपर्क में आई और कालांतर में वह संपर्क प्रेम में परिणत हो गया। सूरजमल को जब यह पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उसने गन्ना बेगम को बलात् अपने एक मित्र, जो कि एक रियासत के नवाब थे, उनके यहाँ भिजवा दिया। किंतु गन्ना बेगम के हृदय में तो पवित्र प्रेम की धारा बह रही थी। उसने नवाब के राष्ट्रीय वैभव और सुख ऐश्वर्य को नकार दिया और वह उसकी पर्यंक साइनी कभी नहीं बनी और अपने प्रेमी के वियोग में तिल तिल कर जलती रही। कान्हू जी के मुख से उक्त कथानक और आख्यान सुनकर पंडित रामलाल द्रवित हुए। इस कार्य में आत्माराम यादव भी समर्थक के रूप में थे। दोनों का हृदय परिवर्तित हुआ। पंडित रामलाल ने इंकित करके अमीरन को बुलाया, जो नीम की जड़ में बैठी बैठी अलसा रही थी और हीनता का शिकार हो रही थी। रामलाल ने उसे कक्षा 1 की लड़कियों के साथ बैठा दिया। फिर कान्हू जी से बोले, कन्हैया सिंह, आज मैं तुम्हें परख पाया हूँ कि खैरपुर के तुम एक अनमोल रत्न हो। पीड़ितों, पददलितों, उपेक्षितों और वंचितों के लिए तुम्हारे मन में कितनी करुणा है। समाज को एक नई दिशा तुम्हारे जैसे युवकों के द्वारा ही मिल पाएगी। तुम्ही से रूढ़ियों की चट्टान खिसकाने की कुव्वत है। विशेषकर आज के समाज में नारियों की जो दयनीय स्थिति है, उसके प्रति तुम्हारी संवेदनशीलता प्रशंसनीय है। इस अधिकार में तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी विचारों वाले युवक ही परिवर्तन का दिया जला सकते हैं। तुम्हारा जैसा शिष्य पाकर मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। जब तुम यहाँ पढ़ते थे तभी तुम में कुछ विशेषताएं दूर से परिलक्षित होती थी। ज्ञान की पिपासा थी तुम में, कुछ नया करके दिखाने की ललक थी तुम में। इसलिए इतनी कम आयु में स्वाध्याय के बल पर बहुआयामी ज्ञान का कोष तुमने तैयार कर रखा है। रामलाल बोले, अब मुझे अमीरन को प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं है, बस पिता के नाम का समाधान हो जाना चाहिए। कान्हू बोले, बैठिए। कान्हू बोले, देखिए पंडित जी, पिता का नाम रुपया लिखना तो नितांत अनुचित है और सरासर अपमानजनक भी। रुपया को रुपया अथवा रूपा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? लेकिन रूपा अथवा रूपा है कहाँ? आत्माराम ने प्रश्न किया। इसमें क्या फर्क पड़ता? ना हो, नाम तो मिल गया, तो फिर रूप सिंह ना कर दिया जाए? तो फिर रूप सिंह ही क्यों ना कर दिया जाए? तो नहीं, रूप सिंह रहने दो। ठाकुर बहुल इस समाज में बवाल मच जाएगा, इसलिए रूपचंद लिख दीजिए। इसमें किसी की जाति का कोई बोध नहीं होता, ना किसी को कोई आपत्ति होगी। ये तो आवश्यक नहीं कि सबके पिता जीवित हों। समझ लीजिए इसके पिता स्वर्गवासी हो गए। यदि व्यवसाय पेशा का कोई खाना है तो उसमें कृषि या श्रमिक लिख दीजिए। सभी सूचनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है ना? और जाति धर्म? पंडित रामलाल ने प्रश्न उठाया। जाति धर्म भी लिखना है? कान्हू जी पसो पेश में पड़ गए। सोचा, ये सरकार ही समाज को बांटने का काम कर रही है, फिर एकता आए कहाँ से? अब सब अपनी अपनी जाति लिखवाएंगे तो जातिवाद फैलेगा ही समाज में। एक ओर गांधी जी समता मूलक समाज की परिकल्पना का ताना बाना बुन रहे हैं और दूसरे ओर जातिवाद की यह बाधा खड़ी हो रही है। सुनिए पंडित जी, कान्हू ने रामलाल को संबोधित किया। हाँ कान्हू जी, वैसे तो ये श्रमिक की श्रेणी में आती है, किंतु श्रमिक की कोई जाति नहीं होती, इसकी जाति है कृषक, लिख दीजिए। आत्माराम यादव बीच में ही बोले, कान्हू आपको जानकारी नहीं है, जातियों की सूची में कृषक भी कोई जाति नहीं है। कृषक के बजाय इसे किसान लिखा जा सकता है। ठीक है, कान्हू जी ने सहमत दी। और धर्म क्या? रामलाल ने फिर प्रश्न उठाकर कान्हू जी को झुंझलाने पर मजबूर कर दिया। पंडित जी धर्म पूछकर आप अधर्म कर रहे हैं, कहकर कान्हू जी खुलकर हंसे और बोले, पंडित जी आपको तो मालूम है हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, वरन ये तो क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। मुस्लिम व यूनानी विदेशियों ने सिंधु नदी व इसके आगे संपूर्ण क्षेत्र के निवासियों को हिंदू अथवा सिंधुवाद में बिगाड़ कर सिंध और फिर हिंद कर दिया। अतः यहाँ के सभी निवासी हिंदू हैं और यही उनका धर्म है।
डॉक्टर इकबाल ने स्वयं लिखा है डॉक्टर इकबाल ने स्वयं यहाँ के निवासियों के लिए को हिंदी कहा है। हिंदी और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे अमीरन से भी पूछ लीजिए, हिंदू धर्म लिखने में कोई आपत्ति तो नहीं। पंडित जी ने कहा, धर्म तो तत्व है जो शाश्वत है, शाश्वत अर्थात सनातन लिख देना कोई अनुचित नहीं है। अतः पंडित जी ने धर्म के खाने में सनातन लिख दिया। और फिर पंडित जी बोले, हाँ अब तो सभी आपत्तियों का निराकरण हो जाता है। फीस कितनी? कान्हू जी ने पूछा। 1 रुपया पड़ेगा, ये लीजिए, कहकर कान्हू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पंडित जी को दे दिया। फिर कान्हू जी कहने लगे, पंडित जी एक बात मेरे दिमाग में और आई। नाम के आगे सिंह, शर्मा, वर्मा, मिश्रा, गुप्ता आदि लगाना यदि बंद कर दिया जाए तो हिंदू समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। समता मूलक समाज की जो परिकल्पना की गई उस दिशा में ये बहुत क्रांतिकारी कदम होगा। जाति बोधकता और जातिवाद ने हिंदू समाज की अपूर्णीय क्षति की है। जो लोग निम्न जाति के हैं उनमें हीन भावना पनपती है। उनसे छुटकारा पाने के लिए ऐसे हिंदू, ईसाई अथवा इस्लाम की ओर ताकते हैं। धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा कारण जातिवाद और रूढ़ियाँ हैं। विद्यालय का समय समाप्त हो रहा था। पंडित जी रामलाल ने दाखिला रजिस्टर खोला और कक्षा 1 में अमीरन का नाम दर्ज कर लिया। उसके बाद आत्माराम से कहा, यादव जी छुट्टी कर दीजिए। यादव ने घंटी बजा दी। सब बच्चे कूदते फलांगते घरों के लिए भागे, लेकिन अमीरन कान्हू जी के पास आकर खड़ी हो गई। कान्हू जी बोले, अब तुम्हारा नाम लिख गया, कल से सही समय पर विद्यालय आना। ऐसा कहकर कान्हू जी ने अमीरन को घर भेज दिया। छुट्टी होने पर तीनों लोग विद्यालय से साथ साथ चले। आत्माराम ने पूछा, कान्हू जी आपके विचारों में मैंने प्रगतिशीलता के दर्शन किए। बहुत लोग आदर्शवाद की जो बात करते हैं किंतु क्रिया क्षेत्र में पहुंचकर अपने ही कथन को चरितार्थ नहीं कर पाते। मैंने आप में ये गुण पाया है। आप अपने आदर्श को आचरण में उतारने की क्षमता रखते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने ऐसा मार्ग निर्धारित करने हेतु प्रेरणा कहाँ से ग्रहण की? कान्हू जी बोले, मैं तो यह नहीं बता पाऊंगा मुझे प्रेरणा किससे प्राप्त हुई। मेरा कृत्य भी असामान्य कहा जाएगा। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है वो तो ये सब करेगा ही। इसीलिए आत्मवत पशुओं सा व्यवहार मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि वैश्या को मैं नारी वर्ग से अलग नहीं मानता। अमीरन का ही उदाहरण कर लीजिए। आज उसके पिता का नाम रुपया लिख देते, आगे इसे शैक्षिक प्रमाण मिलते, उसे देखकर लोग स्वतः ही जानते कि ये वैश्या की संतान है, तो अमीरन को कितना अपमानजनक लगता। मान लीजिए आपके बेटा बेटी इसी भांति अपमानित हो तो आपको कैसा लगेगा। इधर मैंने गांधी जी से नारी शिक्षा और नारी मुक्ति संबंधी विचार पढ़े, उनसे भी मैं प्रभावित बहुत हुआ हूँ। मेरी बुद्धि के कई बंद द्वार खुल गए। मैंने सोचा पुरुष वर्ग ने अपनी शारीरिक क्षमता और शक्तियों का अधिकतम उपयोग करके नारी वर्ग पर बलिष्ठता प्राप्त कर ली और उसने ही धर्मों, मजहबों, मतों, संप्रदायों का प्रवर्तन करके दार्शनिक पक्ष को व्याख्यायित करने हेतु धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया। इन ग्रंथों में नारी को अल्पाधिकार युक्त बताते हुए उसे विधि निषेधों के जाल में उलझाकर पंगु बना दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। कदाचित यही नियति लज्जा रूप में परिणित होकर नारी स्वभाव का अंग बन चुकी है। इस प्रकार वार्ता करते करते तीनों लोग गंभीरी के घाट तक पहुंच गए। पंडित रामलाल गंभीरी उतरकर चौसार चले गए और आत्माराम ने बेहतर की राह पकड़ी। कान्हू जी अपने घर खैरपुर लौट आए। तो ये थी अमीरन उपन्यास का प्रथम भाग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सादर नमस्कार सभी को।